देखिए, चुनाव महज एक दौड़ नहीं होता। ये तो शासन का एक तरह का ऑडिट है। और हमारा काम किसी पार्टी का प्रचार करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। क्यों? क्योंकि आंकड़े वो झूठ नहीं बोलते। वो लोगों की आवाज होते हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां सब कुछ बयां करते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की शिकारपुर विधानसभा सीट के सियासी और आर्थिक ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं आंकड़ों के जरिए। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शिकारपुर की मिट्टी और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों की परतें खोलेंगे। इसके बाद एक दशक पीछे जाकर देखेंगे कि वोटों का मिजाज कैसे बदला है। इन सब की मदद से हम एक अच्छे शासन का रास्ता और एक जन केंद्रित लीडरशिप का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इस जनादेश के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले वहां की जमीन और वहां के लोगों को समझना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। और आज हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये शिकारपुर की लोकेशन है। लेकिन ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये वो धरती है जहां की सियासत यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के मौसम से और यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो शिकारपुर की असलियत क्या है? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ये मेहनतकश किसानों की धरती है, जिनकी पूरी जिंदगी मौसम के मिजाज और फसलों के दाम पर टिकी होती है। ये वो जगह है जहां महंगाई का असर अखबारों में नहीं, बल्कि सीधे घर की थाली पर दिखता है। एक ऐसा समाज जहां नौजवानों के लिए बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी मायूसी की वजह है। और इन सब के बीच यहां अलग अलग समुदायों से बुना हुआ एक जटिल सामाजिक तानाबाना भी है। अच्छा, अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरण पर नजर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ लोध, राजपूत और दूसरी सवर्ण जातियों का प्रभाव तो है ही, लेकिन ये भी देखिए कि लगभग 17.9% दलित और करीब करीब उतना ही 17.8% मुस्लिम आबादी भी है। इनके अलावा यादव और दूसरे ओबीसी समुदाय भी हैं। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जीते जागते समुदाय हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी मांगे हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वोट देना सिर्फ एक हक नहीं है, ये गरिमा और अपनी आवाज बुलंद करने का एक संवैधानिक वादा है। और इस वादे के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। वोटर की जिम्मेदारी है कि वो जानकारी के साथ वोट दे, और नेता की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज को सुने। यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। तो हमने जमीन की बात की, लोगों की बात की, अब आते हैं सीधे आंकड़ों पर। चलिए 2022 के चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, 2022 में वोटर टर्नआउट देखिए, 64.18%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के लोग उदासीन नहीं हैं, बल्कि अपने हक को लेकर काफी जागरूक और सक्रिय हैं। और जीत का अंतर करीब 55,700 वोट। ये एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन है, एक तरफा जीत। अच्छा, अब ये पूरा डैशबोर्ड देखिए। बीजेपी के उम्मीदवार को मिले 53% से ज्यादा वोट। दूसरे नंबर पर आरएलडी रही और तीसरे पर बीएसपी। लेकिन इस पूरी तस्वीर में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है, जो सबसे ज्यादा अहम है, वो है समाजवादी पार्टी का 0%। और यही है जमीन का सबसे बड़ा सिग्नल। समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। इस एक फैसले ने एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक शून्य पैदा कर दिया। आप समझिए, ये एक छोटा मोटा फैक्टर नहीं है। इस एक चीज ने पूरे चुनाव का रुख ही बदल दिया। तो अगर हम 2022 के नतीजों को निचोड़ें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, बीजेपी का अपना कोर वोट बेस पूरी तरह से एकजुट था, 53% से भी ज्यादा। दूसरी, जो भी सरकार विरोधी वोट था वो साफ साफ आरएलडी और बीएसपी के बीच बंट गया। और तीसरी और सबसे अहम बात, समाजवादी पार्टी की गैर मौजूदगी से बना वो पॉलिटिकल वैक्यूम। ठीक है, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि 2022 का जो नतीजा था वो कोई एक दिन में नहीं आया। नहीं, ये तो एक दशक से चले आ रहे एक ट्रेंड का नतीजा था। आइए इस पैटर्न को जरा समझते हैं। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। साल 2012
समाजवादी पार्टी एक बड़ा सोशल कॉलिशन बनाकर चुनाव जीतती है। फिर आता है 2017। सपा कोई कैंडिडेट नहीं उतारती और अचानक बीजेपी का वोट शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। और 2022 में वही कहानी फिर से दोहराई जाती है और इस बार बीजेपी अपनी जीत को और भी पक्का कर लेती है। ये बार चार्ट तो इस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2012 में सपा का वोट शेयर लगभग 35% था और बीजेपी का सिर्फ 5% के करीब। और 2022 में सपा 0 और बीजेपी 53% पर, मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये एक जबरदस्त उलटफेर है और इसकी सबसे बड़ी वजह सपा का मैदान में ना होना। तो सवाल उठता है कि 2012 में वो जीत का फॉर्मूला था क्या? वो था यादव, ओबीसी, मुस्लिम और दलित वोटों का एक मजबूत गठबंधन। इसी सोशल इंजीनियरिंग ने सपा को जीत दिलाई थी और आज वो समीकरण पूरी तरह बिखर चुका है। तो इससे सबक क्या मिलता है? पैटर्न एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जब कोई एक बड़ा पॉलिटिकल ऑप्शन मैदान से हट जाता है तो उसके वोट वो कहीं गायब नहीं होते, वो बस बिखर जाते हैं, तितर-बितर हो जाते हैं। और इसका सीधा फायदा किसे मिलता है? सत्ताधारी पार्टी को। उसकी पोजीशन और मजबूत हो जाती है। चलिए, अब अपने विश्लेषण का कैनवस थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब हम उन बाहरी फैक्टर्स को देखेंगे जो आज के सियासी माहौल को बना रहे हैं और आने वाले कल की रणनीति तय करेंगे। इसे आप जनता का बही खाता कह सकते हैं। लोगों की असल शिकायतें क्या हैं? सबसे ऊपर है आर्थिक तंगी, मतलब बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और बढ़ता हुआ कर्ज। फिर आता है खेती का संकट, फसल का दाम मिलता नहीं और खाद बीज की लागत आसमान छू रही है। और फिर है बुनियादी सुविधाओं की कमी, टूटी सड़कें, बिजली पानी का कोई भरोसा नहीं। यही वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी चैलेंजर के लिए सबसे बड़े मौके भी हैं। तो इन सारी चुनौतियों और मौकों को सामने रखकर सवाल ये है कि एक जन केंद्रित लीडरशिप का रास्ता क्या हो सकता है। इसी के लिए हम एक सिस्टमैटिक 4 तरफा ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये चतुर्मुख सिद्धांत क्या है? ये एक्शन का एक चौतरफा प्लान है जिसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठन का ढांचा। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी क्या है। और चौथा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी संसाधन कहाँ से आएंगे। तो ये सिद्धांत जमीन पर उतरेगा कैसे? आइए देखते हैं। चुनावी रणनीति के मोर्चे पर फोकस होना चाहिए रोकी, कपड़ा और मकान वाले मुद्दों पर, जैसे किसानों की कर्ज माफी, नौजवानों के लिए नौकरियां। संगठन के मोर्चे पर 0 से शुरू करना होगा, बूथ लेवल तक पार्टी की यूनिट्स को फिर से खड़ा करना होगा और सही पार्टियों के साथ गठबंधन करना होगा। नैरेटिव यानी कहानी के मोर्चे पर सबका साथ सबका विकास का एक पॉजिटिव विजन देना होगा जो लोगों की अपनी कहानियों से जुड़ा हो। और जहां तक संसाधनों की बात है तो सबसे बड़ी पूंजी है आपके कार्यकर्ता। उनको एक्टिवेट करना होगा और साथ ही कम डेटा खर्च करने वाले डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंचना होगा। लेकिन डिजिटल आउटरीच की बात करते हुए एक बहुत ही जरूरी उसूल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और वो है वोटर की गरिमा। देखिए, भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून साफ कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक संवाद में नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए। किसी का भी पर्सनल डेटा आप सिर्फ और सिर्फ उसकी साफ सहमति से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर नागरिक को अनचाहे दखल से बचाता है। तो आखिर में हम इस पूरे डेटा ड्रिवन एनालिसिस को राजनीति के असल मकसद से जोड़ते हैं। और वो मकसद क्या है? जिम्मेदार लीडरशिप और असरदार गवर्नेंस। याद रखें, आंकड़े सिर्फ चुनाव जीतने का औजार नहीं होते, वो लोगों की बेहतर सेवा करने का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, 0 से शिखर तक का सफर बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब जमीन पर इतनी गहरी आर्थिक तकलीफ हो और वोटरों में इतनी ज्यादा भागीदारी, तो क्या ये सवाल पूछना लाजमी नहीं कि क्या बदलाव के लिए जमीन तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।